नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। क्या आपको पता है कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? ये ब्लड ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं? इन ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है वो कैसे होता है, यह हमें कैसे पता चलेगा? तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम इसी ब्लड ग्रुप के बारे में बात करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि ये ब्लड ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, इन ब्लड ग्रुप का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, कौन सा एंटीजन कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है, कौन सा व्यक्ति है वो कौन से रक्त समूह वाले व्यक्ति को अपना ब्लड दे सकता है या किससे वो ब्लड ले सकता है। सबको देने वाला जो ब्लड ग्रुप है जिसे हम सर्वदाता कहते हैं वो कौन सा होता है, सर्वग्राही होता है वो कौन सा होता है। तो ये सब कुछ आपको आज के इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो हैं वो लगातार मिलते रहें और आपकी जानकारी है वो बढ़ती रहे। इसके साथ साथ में यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में, या जिसे हम बोलते हैं रक्त समूह है। तो सबसे पहले रक्त समूह के बारे में हम बात करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है रक्त समूह है, जिसे हम ब्लड ग्रुप कहते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम यह बात करते हैं कि यह ब्लड ग्रुप है क्या, ब्लड ग्रुप क्या होते हैं। देखो, ब्लड ग्रुप का मतलब यह है कि जो सभी व्यक्ति हैं इस विश्व में, जो सभी लोग हैं, उन सभी लोगों का खून होता है या ब्लड होता है, वो दिखता है वो एक ही जैसा दिखता है। सबका रंग कैसा होता है? लाल ही होता है। और हमें तो यही पता रहता है कि सभी का रक्त है, ब्लड है, वो एक जैसा ही है। लेकिन सभी व्यक्तियों का रक्त है वो एक जैसा नहीं होता है। ये रक्त है, हम एक व्यक्ति का रक्त ऐसे ही किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं चढ़ा सकते हैं, बल्कि हमें पहले उस व्यक्ति का रक्त समूह ब्लड ग्रुप के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब देखो, ये ब्लड ग्रुप है, इसकी खोज कैसे हुई? ब्लड ग्रुप की खोज के बारे में बात की जाए तो ब्लड ग्रुप की खोज है वो एक वैज्ञानिक ने की है, जिसका नाम है लैंड स्टीनर। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है लैंड स्टीनर। और लैंड स्टीनर ने 1900 में, सन 1900 में क्या है, सबसे पहली बार ब्लड ग्रुप के बारे में बताया है। तो ब्लड ग्रुप के बारे में जो सबसे पहले बताया है, ब्लड ग्रुप के बारे में जो सबसे पहले बताया है वो बताया सन 1900 में। और एक वैज्ञानिक थे जिन्हें हम बोलते हैं कार्ल लैंड स्टीनर। और इन कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त समूह के बारे में सबसे पहले बताया है। इस कारण से रक्त समूह की जो खोजकर्ता जिसे माना जाता है, जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की है, वो माना जाता है हमारा कार्ल लैंड स्टीनर को। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि एक बार क्या थे कि अगर किसी व्यक्ति का रक्त उन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति को चढ़ाया, ऐसे जरूरत पड़ी, एक व्यक्ति का रक्त किसी दूसरे व्यक्ति को चढ़ाया, तो उन्होंने देखा कि उस व्यक्ति की क्या होगी, मृत्यु हो गई। इसके बाद में उनके दिमाग में विचार आया, उन्होंने सोचा कि रक्त तो इसका भी लाल ही था, जब इसका रक्त इस व्यक्ति के रक्त के अंदर डाला, इसके शरीर के अंदर डाला, तो यह व्यक्ति मर क्यों गया। और जब उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की तो उन्होंने कुछ ऐसी संरचनाएं देखी, उन्होंने जो आरबीसी होती हैं उसके ऊपर कुछ ऐसी प्रोटीन देखी जो उस पहले वाले व्यक्ति की और दूसरे व्यक्ति की क्या थी, अलग अलग थी। तो उन्होंने क्या किया, अनुमान लगाया। और उन्होंने यह अनुमान लगाया कि ये जो आरबीसी के ऊपर जो ये प्रोटीन है, ये जो पदार्थ है, ये इन दोनों व्यक्तियों में क्या है, अलग अलग। और ये दोनों में अलग अलग है, तो इसी कारण से इनकी क्या हो रही है, मृत्यु हो रही है। इस आधार पर उन्होंने सबसे पहले रक्त समूह की जो अवधारणा थी उसके बारे में बात की। तो हमें ध्यान रखना है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि ये रक्त समूह होते हैं वो किस प्रकार से निर्धारित होते हैं। देखो,
हमारे पास क्या होती है? आरबीसी होती है। रक्त में एक कोशिका होती है जिसे हम बोलते हैं आरबीसी, और आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिका। और ये लाल रक्त कणिका होती है, इसको हम मान लेते हैं ये लाल रक्त कणिका है। क्या है भाई? लाल रक्त कणिका। और इस लाल रक्त कणिका होती है, इसकी सतह पर क्या पाए जाते हैं? कुछ ऐसे प्रोटीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भाई? प्रोटीन। और ये प्रोटीन जो होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीजन। तो अब ये जो एंटीजन जो आरबीसी की सतह पर उपस्थित है, इन एंटीजन के आधार पर ही हम क्या कहते हैं? रक्त समूह अर्थात ब्लड ग्रुप का क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। एक एंटीजन तो आपको यह दिख रहा है, दूसरे एंटीजन और भी होते हैं, कुछ प्रोटीन और भी होते हैं। ऐसे क्या पाए जाते हैं? आरबीसी की सतह के ऊपर क्या पाए जाते हैं? एंटीजन पाए जाते हैं। अब आप सोचोगे ये एंटीजन है क्या? तो पहले एंटीजन समझ लो। देखो, एंटीजन होते हैं, ये क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं? प्रोटीन या फिर ग्लाइकोप्रोटीन से बने होते हैं। सामान्य तौर पर हमारे शरीर के अंदर जो एंटीजन पाए जाते हैं, यहां पर हम जो रोग उत्पन्न करते हैं उन एंटीजन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। सामान्य तौर पर जो शरीर के खुद के एंटीजन होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं या फिर ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। तो ऐसे ही आरबीसी की सतह के ऊपर भी क्या पाए जाते हैं? कुछ एंटीजन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंटीजन। और ये जो एंटीजन होते हैं ये दो होते हैं। आरबीसी की सतह पर दो प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। एक तो होता है जिसे एंटीजन ए कहते हैं और एक होता है जिसे एंटीजन क्या कहते हैं? बी। आरबीसी की सतह पर सामान्य तौर पर दो एंटीजन पाए जाते हैं। कौन कौन सा एंटीजन? एंटीजन ए और एंटीजन बी। और ये जो एंटीजन होते हैं इन्हीं की या तो उपस्थिति और या फिर अनुपस्थिति, या तो भाई उपस्थिति और या फिर अनुपस्थिति, उसी के आधार पर हम क्या करते हैं? रक्त समूह का निर्धारण करते हैं। कहने का मतलब यह बात हो गई है कि रक्त समूह के निर्धारण में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो इन दो एंटीजन का होता है। कौन कौन से एंटीजन? एंटीजन ए और एंटीजन बी। है क्या ये? वास्तव में ये क्या होते हैं? प्रोटीन ही होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन। ये एंटीजन होते हैं, ये हमारी एक जीन से बनते हैं। हमारे शरीर के अंदर कोई भी प्रोटीन है वो किससे बनती है? हमारे जीन से। क्योंकि जीन के पास ही हमारी क्या होती है? सारी की सारी सूचनाएं पाई जाती हैं। तो ये दोनों एंटीजन भी किसी ना किसी जीन से बनी होंगी। तो एक जीन होती है जिसे हम बोलते हैं जीन आई। कौन सी जीन होती है? जीन आई। और इस आई जीन से ही आपकी क्या होती हैं? ये दोनों एंटीजन बनते हैं। इस आई जीन के दो युग्म विकल्पी होते हैं, दो रूप होते हैं। वैसे तो तीन रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? तीन। एक तो होता है आई ए, एक होता है आई बी और एक होता है आई ओ। ये तीन रूप होते हैं किसके? आई जीन के, जिससे आपका किसका निर्धारण होता है? रक्त समूह का निर्धारण होता है। और कौन से एंटीजन होते हैं? ए और बी। ये आपको याद रखना है। अब किसी व्यक्ति में क्या हो सकता है कि ए एंटीजन हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सभी व्यक्तियों में ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। किसी व्यक्ति की आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन हो सकता है, किसी व्यक्ति की आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन हो सकता है,
या कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जिसकी आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन भी हो और बी एंटीजन भी उपस्थित हो, और कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जिसके ऊपर ना तो ए एंटीजन हो और ना ही बी एंटीजन हो। कहने का मतलब यह है कि ये दोनों एंटीजन किसी व्यक्ति की आरबीसी पर उपस्थित हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अब इन्हीं की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर आपके रक्त समूह का निर्धारण होता है। अभी के लिए हम ये मान लेते हैं कि ये जो पीले रंग का एंटीजन दिख रहा है, कौन से रंग वाला? पीले रंग वाला। ये हमारा कौन सा है? एंटीजन ए। क्या है? एंटीजन ए। और जो आपको सफेद रंग का दिख रहा है, किस रंग का दिख रहा है? सफेद रंग का। इसको हम मान लेते हैं एंटीजन बी। इसको क्या मान लेते हैं? एंटीजन बी। अब देखो, इन दोनों एंटीजन ए और एंटीजन बी, इन दोनों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर हमारे जो रक्त समूह हैं वो 4 प्रकार के हो सकते हैं। कितने प्रकार के हो सकते हैं? 4। कौन कौन से भाई? देखो, एक तो हो सकता है ए, एक हो सकता है आपका बी, एक हो सकता है ए बी, और एक हो सकता है आपका ओ। तो सामान्य तौर पर ए और बी एंटीजन के आधार पर कितने प्रकार के रक्त समूह ब्लड ग्रुप बनते हैं? 4। कितने प्रकार के बनते हैं? 4 प्रकार के रक्त समूह बनते हैं। और ये जो चारों प्रकार के रक्त समूह होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं ए बी ओ रक्त समूह। क्या कहते हैं भाई? ए बी ओ रक्त समूह। भाई रक्त समूह या तो ए है या बी एंटीजन वाला है या कोई सा भी नहीं है, तो इसे बोला जाता है ए बी ओ रक्त समूह। और इस पूरी व्यवस्था को, जिससे आपके 4 ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है, उसे कहा जाता है ए बी ओ रक्त समूह तंत्र। क्योंकि एक प्रकार का रक्त समूह तंत्र और भी पाया जाता है जिससे हम पॉजिटिव और नेगेटिव का निर्धारण करते हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं एबीओ रक्त समूह तंत्र, अर्थात 4 प्रकार के रक्त समूह कौन कौन से होते हैं। अब देखो, आप एक कंसेप्ट और समझ लो। अभी आपने एंटीजन समझा था, क्या समझा था? एंटीजन। और ये एंटीजन है, ये या तो ए है और या फिर क्या है? बी। 2 ही एंटीजन है और वास्तव में है क्या? ये प्रोटीन है। वास्तविक रूप से ये है क्या? प्रोटीन ही होते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपकी आरबीसी की सतह पर। किस पर पाए जाते हैं? आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। तो हमें एंटीजन के बारे में क्या क्या चीज ध्यान रखनी है कि एक तो होता है, एंटीजन होते हैं 2, ए और बी। ये वास्तव में प्रोटीन होते हैं और आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखो, एंटीजन होता है, वैसे ही एक होती है एंटीबॉडी। क्या होती है भाई? एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी क्या है? ये एंटीबॉडी भी वास्तव में क्या होती हैं? प्रोटीन ही होती हैं। पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि ये क्या होती हैं? ये भी प्रोटीन ही होती हैं। अब कहां पर पाई जाती हैं? ये हमारी पाई जाती हैं प्लाज्मा में। कहां पर पाई जाती हैं? प्लाज्मा में। देखो, एंटीजन थी आरबीसी की सतह पर और एंटीबॉडी कहां पर होती हैं? प्लाज्मा में पाई जाती हैं। ये एंटीबॉडी होती हैं, ये हमारी एंटीजन के विरुद्ध बनती हैं। किसके विरुद्ध बनती है? एंटीजन के विरुद्ध, एंटीजन के खिलाफ बनती हैं। कौन? एंटीबॉडी। कितने प्रकार की एंटीबॉडी होंगी रक्त समूह के लिए? तो रक्त समूह के लिए
एक तो हो जाएगी आपकी एंटी ए, कौन सी एंटीबॉडी हो जाएगी? एंटी ए। और दूसरी जो होगी वो हो जाएगी हमारी एंटी बी। कौन सी हो जाएगी? एंटी बी। तो आपको ध्यान रखना है कि रक्त समूह के निर्धारण के लिए हमें दो कंसेप्ट ध्यान रखने पड़ेंगे। हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा? एक तो ध्यान रखना पड़ेगा हमें एंटीजन का, और एक ध्यान रखना पड़ेगा हमें एंटीबॉडी का। एंटीजन होते हैं ये वास्तव में प्रोटीन होते हैं जो आपकी आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं और ए और बी प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार से आपकी एंटीबॉडी होती हैं, ये आपकी प्लाज्मा में पाई जाती हैं, एंटीजन के विरुद्ध बनती हैं, और ये दो होती हैं, एंटी ए और एंटी बी। देखो एंटी का मतलब होता है विरुद्ध, एंटी का मतलब क्या होता है? विरुद्ध। तो ये वाली एंटीबॉडी है किसके खिलाफ बनी है? ए एंटीजन के खिलाफ बनी है। और ये वाली एंटीबॉडी है ये आपके किसके खिलाफ बनी है? बी एंटीजन के खिलाफ बनी है। यहां तक का जब आपके कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाए तो इसके बाद में हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एक नियम के बारे में बात करेंगे। और वो नियम क्या है? देखो अभी आपको एक बात बताई थी, अभी आपको क्या बताई थी? एक बात कि जो ये ब्लड ग्रुप हैं, इन ब्लड ग्रुप की समूह की जो खोज है वो किसने की थी? तो वो खोज की थी हमारे कोर्ल लैंडस्टीनर ने। कब की थी? 1940 में की थी। सॉरी, सन 1900 के अंदर इसकी क्या की थी? खोज की थी। 1940 में तो हम आगे बात करेंगे। तो क्या बोला जा सकता है कि रक्त समूह की खोज सन 1900 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है कोर्ल लैंडस्टीनर, उनके द्वारा की गई थी। तो उन्होंने एक नियम दिया है जिसे हम क्या कहते हैं? कोर्ल लैंडस्टीनर नियम। क्या कहते हैं? लैंडस्टीनर नियम। लैंडस्टीनर नियम। देखो ये क्या है? इस नियम में दो तथ्य हैं। इस नियम के अंदर क्या है? दो तथ्य, दो पॉइंट हैं। पहला पॉइंट क्या बोलता है? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। अगर कोई व्यक्ति है, मान लो कोई व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति की आरबीसी पर कोई एंटीजन उपस्थित है तो उसका विरोधी एंटीबॉडी उसके प्लाज्मा में अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित होता है। क्या बात बताई लैंडस्टीनर ने? उन्होंने एक बात बताई कि अगर मान लो कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति की आरबीसी की सतह पर ए एंटीजन है। कौन सा एंटीजन है? ए। तो उसी सेम व्यक्ति की जो रक्त है उसकी प्लाज्मा में एंटी ए जो एंटीबॉडी है, कौन सा एंटीबॉडी? एंटी ए, ये वाला एंटीबॉडी, ये उपस्थित नहीं होगा। क्यों उपस्थित नहीं होगा? मेरे को बताओ भाई। देखो ये एंटीबॉडी है, ये इसके बिल्कुल खिलाफ है। क्या है? बिल्कुल खिलाफ। ये एंटीबॉडी है, इस एंटीजन ए को देखते ही लड़ाई करने लग जाता है इसके साथ, और दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे को लड़कर मार देते हैं। एक दूसरे को लड़कर क्या कर देते हैं? मार देते हैं। और जब मार देंगे, अरे तो खुद तो मरेंगे ही मरेंगे, उस आरबीसी को लेकर मर जाते हैं। किसको लेकर मर जाते हैं? आरबीसी को। और इस प्रकार से उस रक्त का, जिस ब्लड में ये है, भाई ब्लड में के अंदर ही तो है, प्लाज्मा और आरबीसी तो ब्लड का ही हिस्सा है, उस ब्लड का क्या हो जाता है? वो जमे जाता है। रक्त का क्या हो जाता है? स्कंदन हो जाता है, जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर
व्यक्ति की आरबीसी पर कोई एंटीजन है तो उसका विरोधी एंटीबॉडी उसी व्यक्ति के प्लाज्मा में नहीं पाया जाता है। यह पहली बात हो गई। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है? आपको ध्यान रखनी है कि मान लो किसी के अंदर नहीं है तो क्या होगा? अगर किसी व्यक्ति में, अगर किसी व्यक्ति की आरबीसी पर कोई एंटीजन उपस्थित नहीं होता है तो उसका विरोधी एंटीबॉडी व्यक्ति के प्लाज्मा में उपस्थित होता है, उसके प्लाज्मा में उपस्थित होता है। यह क्या बोल रहा है कि मान लो, वही उदाहरण समझ लो, आप समझो कि ये हमारा कौन है, ये ध्यान रखना भाई, डायग्राम को देख के हंसना नहीं है। ये है हमारा रामू। कौन है? रामू। और इस रामू की जो आरबीसी है यहां पर इसके शरीर के अंदर, इसके अंदर क्या है? आरबीसी। और इसकी आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन है? ए एंटीजन है। कौन सा एंटीजन है? ए एंटीजन। अब मेरे को पहला नियम है, इस नियम का पहला भाग है कि अगर कोई व्यक्ति में आरबीसी पर कोई एंटीजन उपस्थित है तो उसका विरोधी एंटीबॉडी उसके प्लाज्मा में अनुपस्थित होता है। ए एंटीजन है तो ध्यान रखना, एंटी ए होगा, यह प्लाज्मा में क्या होगा? उपस्थित नहीं होगा। क्या रामू के प्लाज्मा में एंटी ए होगा? क्या नहीं। क्यों नहीं होगा भाई? अगर एंटी ए हो गया तो ये दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर लेंगे भाई, ए एंटीजन और बी एंटीजन, और लड़ाई कर कर क्या कर लेंगे? एक दूसरे को मार देंगे, काट देंगे, और खुद तो कटेंगे जैसे कटेंगे, इस रामू को और लेकर चले जाएंगे, इस रामू को और मार देंगे, ये और ऊपर चला जाएगा। तो ये कंडीशन कभी भी नहीं होती है। दूसरा ध्यान रखना, अब इस रामू के पास तो ए एंटीजन ही था, क्या इसके पास बी एंटीजन है? क्या इसके पास बी एंटीजन है? नहीं, इसके पास बी एंटीजन नहीं है। तो बी एंटीजन नहीं है तो ध्यान से सुनना, इसके प्लाज्मा में आपका एंटी बी होगा, एंटी बी ये उपस्थित होगा, ये उपस्थित होगा। यह आपको ध्यान रखना है कि इस रामू के पास ए एंटीजन था तो ये वाला एंटीबॉडी तो पाया नहीं जाएगा, और कौन सा एंटीबॉडी पाया जाएगा? एंटी बी एंटीबॉडी पाया जाएगा। ये नियम आपको ध्यान रखने हैं जो हमारे रक्त समूह के लिए लागू होते हैं। ठीक है कि नहीं है? चलो अब देखते हैं हमारे रक्त समूह। हम देख रहे हैं ए बी ओ रक्त समूह तंत्र। कौन सा वाला देख रहे हैं? ए बी ओ रक्त समूह तंत्र। अब इस रक्त समूह तंत्र में जो हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं वो कितने होते हैं भाई? 4। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है ए, एक रक्त समूह होता है वो होता है बी, एक होता है ए बी, और एक होता है ओ। तो ए और बी एंटीजन की उपस्थिति
या फिर अनुपस्थिति, इसके आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के रक्त समूह बनते हैं। अब इसमें एंटीजन कौन सा होगा? एंटीजन कौन सा होगा? आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। जो ब्लड ग्रुप जैसा है, जो ब्लड ग्रुप जैसा है, रक्त समूह का निर्धारण ही किसके आधार पर होता है? एंटीजन के आधार पर होता है। किस आधार पर होता है? एंटीजन के आधार पर ही होता है। तो ध्यान रखना कि जो ये ए ब्लड ग्रुप है, इसकी आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन पाया जाएगा? ए। बी वाले पर कौन सा पाया जाएगा? बी। ए बी वाले में कौन सा पाया जाएगा? ए व बी दोनों। ए व बी दोनों, तभी तो इसका नाम है ए बी। और ओ है, ओ को आप ऐसे मान लेना 0। 0 का मतलब कोई नहीं, कोई सा भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, कोई नहीं। अगर मैं इनका डायग्राम बनाऊं तो आप क्या बताओगे? ये मान लो हमारी आरबीसी है, ये हमारी आरबीसी, ये भी आरबीसी और ये भी आरबीसी। पीले वाले को हम मान रहे हैं हमारा एंटीजन ए है। तो ए रक्त समूह होता है, उसकी आरबीसी के ऊपर केवल ए एंटीजन ही पाया जाता है। बी वाले में देखो भाई, कौन सा पाया जाता है? केवल बी। कौन सा एंटीजन पाया जाता है? बी। और ए बी वाले में ए एंटीजन भी उपस्थित है और बी एंटीजन भी उपस्थित है। इसमें आपका सफेद वाला एंटीजन भी है और पीले वाला एंटीजन भी उपस्थित, और इसमें कोई सा ही नहीं है। ओ वाले में ना तो ए है और ना ही बी है। यह आपको ध्यान रखना है। अब एंटीजन का तो हमें पता चल गया। अब हम किसका पता लगाते हैं? हम पता लगाते हैं हमारे एंटीबॉडी का। किसका पता लगाते हैं? एंटीबॉडी। अब देखो, यदि आपको पिछले वाले नियम ध्यान में है तो आपको बिल्कुल ही सोचने की जरूरत है नहीं। आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? ध्यान से सुनो। देखो, इस व्यक्ति के पास ए एंटीजन है। कौन सा एंटीजन है? ए। तो अभी आपको बताया था, जो एंटीजन होता है उसका विरोधी एंटीबॉडी उसके प्लाज्मा में नहीं पाया जाता है। कहने का मतलब ए एंटीजन है तो एंटी ए कभी भी नहीं पाया जाएगा। दूसरा कौन सा बच जाता है? एंटी बी, वो उपस्थित होगा। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा हमारा? एंटी बी। कौन सा उपस्थित होगा? एंटी बी। यहां पर बताओ, देखो बी है तो बी वाला तो पाया नहीं जाएगा। कौन सा पाया जाएगा? एंटी ए। अब समस्या यहां पर आ गई। इस ए बी वाले के पास तो ए एंटीजन भी है, इसके पास बी एंटीजन भी है। तो नियम के अनुसार ना तो इसके पास एंटी ए हो सकता है और ना ही इसके पास एंटी बी हो सकता है। अर्थात ए बी रक्त समूह होता है, उसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। उसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। अर्थात यहां पर हम लिखेंगे कोई नहीं, यहां पर कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। अगर कोई सा भी एक आ जाएगा तो लड़के मर जाएंगे भाई। रक्त का क्या हो जाएगा? क्लोटिंग हो जाएगी, उसका स्कंदन हो जाएगा, एग्लूटिनेशन हो जाएगा। अब ये वाला बताओ, हमारा देखो लैंडस्टीनर का दूसरा नियम यह भी बोल रहा था कि अगर कोई एंटीजन अनुपस्थित है तो उसका विरोधी एंटीबॉडी उपस्थित होगा ही होगा। तो इसके पास ए है क्या बताओ? ए एंटीजन है? नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? इसके पास एंटीबॉडी ए पाया जाएगा। बी है क्या? नहीं। इसका मतलब इसके पास एंटी बी बी पाया जाएगा।
अर्थात इसके पास ए एंटीबॉडी भी है और बी एंटीबॉडी भी है। तो इस प्रकार से रक्त समूह होते हैं, उनका निर्धारण किस प्रकार से होता है यह हमने यहां पर देख लिया है। अब ये जो रक्त समूह हैं, इनका निर्धारण हम करते क्यों हैं, हमें क्या जरूरत है? सबका खून तो लाल रंग का है, हमें जरूरत पड़ती है रक्त आदान में। कहां पर जरूरत पड़ती है? रक्त आदान। और रक्त आदान का मतलब क्या होता है कि जब रक्त एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है। और वो कब दिया जाता है? अगर मान लो कोई चोट लग गई, कभी एक्सीडेंट हो गया, अगर किसी व्यक्ति में खून की बहुत ही कमी है, या कोई महिला है जो गर्भवती है और उसके अंदर खून की बहुत कमी है, तो उस स्थिति में उसको क्या है? रक्त की सख्त आवश्यकता है, ब्लड की सख्त आवश्यकता है। तो उस स्थिति के लिए हमें रक्त समूह का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अगर पता नहीं होगा और गलती से हमने एक रक्त समूह दूसरे को दे दिया तो उस व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि ये तैयार बैठे हैं एंटीबॉडी किसको मारने के लिए? एंटीजन को मारने के लिए। मेरा दूसरा खिलाफ आते ही मैं उसको तो सल्टा दूंगा। तो अब देखो, रक्त आदान, रक्त आदान का मतलब है रक्त का आदान प्रदान। इसके लिए क्या होता है? देखो, जब रक्त का आदान होता है, एक शब्द होता है जिसे हम बोलते हैं रक्ताधान। अब रक्त समूह का क्या होता है? या रक्त का आदान प्रदान होता है। एक होता है जो रक्त देता है और एक होता है जो रक्त लेता है। जो रक्त देता है उसे बोलते हैं दाता, डोनर, और जो रक्त लेता है उसे बोलते हैं ग्राही, अर्थात रेसिपिएंट। तो रक्तदान में एक तो क्या होता है? दाता, रक्त देने वाला, और एक होता है क्या? ग्राही। हमें यह भी पता होना चाहिए कि जब रक्त समूह का हम आदान प्रदान कर रहे हैं तो कौन से रक्त समूह का व्यक्ति कौन से को रक्त दे सकता है या कौन से रक्त ले सकता है। अब ध्यान से सुनो, दाता का मतलब देने वाला। मैं अगर ए रक्त समूह का व्यक्ति है, मान लो मेरा रक्त समूह क्या है? ए, तो मैं किस किस को रक्त दे सकता हूं? मैं दाता कब हो सकता हूं? तो ध्यान से सुनना, मैं मेरे खुद के रक्त समूह को हमेशा रक्त दे सकता हूं। कहने का मतलब है ए वाला ए को देगा, बी वाला बी को देगा, ए बी वाला ए बी को देगा और ओ वाला ओ को देगा। इनमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। खुद वाले को तो खुद वाला कभी भी दे सकता है और खुद वाले से खुद वाला कभी भी ले सकता है। अर्थात ए वाले से ए वाला ले सकता है, बी वाले से बी वाला ले सकता है, ए बी वाले से ए बी वाला ले सकता है और ओ वाले से ओ वाला ले सकता है। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब बात आती है दूसरा ब्लड ग्रुप हो तो क्या करे? ए वाला और किसको दे सकता है? तो ध्यान से सुनना, ए वाला हमेशा उस व्यक्ति को ही रक्त दे सकता है जिसके पास एंटी ए एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए। मान लो मैं ही हूं और मेरा रक्त समूह है बी, इसका मतलब मेरे प्लाज्मा के अंदर कौन सी एंटीबॉडी है? एंटी ए। कौन सी है? एंटी ए। अब अगर मैंने किसी दूसरे व्यक्ति जिसका रक्त समूह था ए, उससे रक्त ले लिया तो उस वाले रक्त से मेरे पास क्या आ गया? ए एंटीजन आ गया। मेरे रक्त में क्या उपस्थित था पहले से ही? एंटी ए, और दोनों लड़ जाएंगे। इसका मतलब भूल कर भी ए रक्त समूह वाला व्यक्ति बी वाले को कभी रक्त नहीं दे सकता है। किसको रक्त नहीं दे सकता? बी वाले को कभी नहीं दे सकता। तो ध्यान से सुनना, यह दाता क्या हो सकता है कि हमें कभी भी ए रक्त समूह का रक्त बी को नहीं देना है। फिर किसको दे सकता है? ए बी को दे सकता है क्या?
ए बी के पास क्या एंटी ए होता है? देखो यहां पर ए बी के पास एंटी ए है क्या? नहीं है ना, एंटी ए नहीं है, उसको दे सकता है, तो इसके पास तो एंटी ए है ही नहीं, इसका मतलब ए बी को दे सकता है। किसको दे सकता है? ए बी को। ओ को दे सकता है क्या? बताओ, ओ को दे सकता है? अरे देखो तो सही, इसके पास तो ए बैठा है, ए बैठा है ना, इसका मतलब ओ को भी नहीं दे सकता है। इसका मतलब सीधा सीधा हो गया कि ए रक्त समूह वाला व्यक्ति ए को रक्त दे सकता है और किसको दे सकता है? बी को दे सकता है। चलो अब इसकी बात करो, बी वाले की। बी वाला ए को दे सकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि इसके पास में कौन सा एंटीबॉडी बैठा है? बी। तो ए वाले को कभी नहीं देगा, बी वाले को तो देता ही देता है। ए बी को दे सकता है क्या? बताओ, क्या इस ए बी के पास एंटी बी है? नहीं, इसका मतलब इसको तो दे ही सकते हैं, तो यहां पर लिख दो ए बी। अब आ जाओ भाई, कौन से के पास? ए बी वाले की बात कर लेते हैं। हां, ये वाला ओ को दे सकता है क्या? ओ को भी नहीं दे सकता, क्योंकि इसके पास एंटी बी बैठा है, तो याद रखना ओ वाले को भी नहीं दे सकता है। ए बी रक्त समूह की बात करो, अगर किसी व्यक्ति का रक्त समूह ए बी है, वो को किस किस को दे सकता है? इसके पास तो ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है, अर्थात ये ऐसे किसी भी व्यक्ति को रक्त नहीं दे सकता जिसके पास एंटी ए हो और एंटी बी हो। ऐसे कौन कौन से हैं जिसके पास ये दोनों ही नहीं हो? इसके पास तो है, इसके पास भी है, इसके पास नहीं है, अर्थात ए बी को दे सकता है। इसके पास तो दोनों ही है, अर्थात इसको भी नहीं दे सकता, ओ को भी नहीं दे सकता। तो ए बी वाला हमेशा रक्त किसको दे सकता है? केवल और केवल ए बी वाले को ही रक्त दे सकता है। अब ओ वाला देखो, ओ के पास ना तो ए एंटीजन है और ना ही बी एंटीजन है, ना तो ए है और ना ही बी, अर्थात इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ए को रक्त दो, बी को दो, चाहे से ए बी को दो और चाहे से ओ को दो, क्योंकि इसके पास लड़ाई करने वाला कोई भी नहीं है। अर्थात ये ओ को भी दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, सबको दे सकता है, सबका भला करने वाला है। कौन? ओ। तो अगर किसी व्यक्ति का रक्त समूह ओ है तो उसको खुश होना चाहिए भाई, वो सबको देने वाला है, वो दाता है, वो सर्वदाता है। इसी कारण सर्वदाता जो रक्त समूह होता है वो होता है हमारा ओ। कौन सा होता है? ओ। तो इसको बोलते हैं हमें सर्वदाता, सबको देने वाला। अब आ जाओ, ले किस किस से सकता है? देखो, ए वाला ए से ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। किससे ले सकता है? ओ से। बी वाला बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। ए बी वाला देखो, ए बी वाला इससे भी ले सकता है, 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 मतलब चारों से ले सकता है। ए से भी, बी से भी, ओ से भी और ए बी से भी। इसका मतलब ए बी रक्त समूह वाला जो व्यक्ति है वो ए रक्त समूह से भी रक्त ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है। और इसको तो वैसे ही खुश होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति हो, सबसे मैं ले सकता हूं, मेरे पास इतनी क्षमता है कि मैं सभी से रक्त क्या कर सकता हूं? ले सकता हूं। मैं सर्वग्राही हूं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट हूं। तो सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? हमारा ए बी। कौन सा होता है? ए बी। ये आपको याद रखने हैं। बाकी ओ वाला किस किस से ले सकता है? ना तो ए से ले सकता, ना बी से ले सकता, ना ए बी से ले सकता और ना ही ओ से। अरे ओ से तो लेगा ही लेगा, ओ तो खुद का ही है।
इस कारण ये केवल और केवल किससे रक्त ले सकता है? ओ से ले सकता है। इसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, इसको अपने लिए सोचना पड़ेगा। भाई मेरे को ऐसे किसी भी झंझट में नहीं पड़ना है जहां पर खून की कमी होने की स्थिति हो, ना मेरे को किसी लड़ाई झगड़े में पड़ना है, ना ही दुर्घटना वाली जगह से बचना है। मेरे को हमेशा दुर्घटना वाली जगह पर नहीं जाना है, या उससे बचना है, कम से कम उपाय करने हैं। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो मेरे को देने वाला केवल एक ही है, जो है ओ। इस कारण इसको थोड़ी सी सावधानी की जरूरत है। हालांकि हमें इसके बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको दे केवल हो सकता है, लेकिन ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति बहुत सारे पाए जाते हैं। ओ रक्त समूह सबसे ज्यादा पाया जाता है। सबसे ज्यादा व्यक्तियों में कौन सा रक्त समूह पाया जाता है? ओ। तो इसको भी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। तो यह हो गया है हमारा कौन सा रक्त समूह तंत्र? एबीओ रक्त समूह तंत्र। और इसके आधार पर टोटल 4 प्रकार के क्या बनते हैं? आपके रक्त समूह बनते हैं। लेकिन जब हम ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं तब तो हमें इनके साथ साथ में पॉजिटिव और नेगेटिव और बताया जाता है। यह बताया जाता है कि आपका रक्त समूह ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव है, या बी पॉजिटिव या बी नेगेटिव है। आपने यह तो बता दिया कि ए है, बी है, ए बी है, ओ है। हमें पॉजिटिव और नेगेटिव का कैसे पता चलेगा? उसका निर्धारण कैसे होता है? तो उसका निर्धारण होता है अगले रक्त समूह तंत्र से। उसको और पढ़ना पड़ेगा, और वो देखो भाई। तो इसका मतलब हमें एक और पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा और देखना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं RH रक्त समूह तंत्र। क्या बोलते हैं भाई? RH रक्त समूह तंत्र। अब देखो, लैंड स्टीनर ने 1900 में इन 4 रक्त समूह की खोज कर दी। उसके बाद उन्होंने देखा कि उसके बाद भी ए वाले को ए का भी दे रहे हैं ना, फिर भी एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इसलिए उन्होंने दिमाग लगाया कि भाई अभी तक तो हमने जो खोज की वो ठीक है, लेकिन अभी भी कोई ना कोई झोल तो बाकी रह रहा है। कोई ना कोई ऐसी चीज है जो मेरे को दिख नहीं रही है, ऐसा कोई ना कोई एंटीजन और है जो इस आरबीसी की सतह पर है, वो मेरे को अभी पता नहीं चला है। मेरे को उसको भी पता करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी प्रॉब्लम कर रहा है। तो फिर 1940 में, 40 साल बाद, कितने साल बाद? 40 साल बाद, 1940 में। 1940 में क्या हुआ? 1940 में जो लैंड स्टीनर थे और इनके साथ एक और वैज्ञानिक थे, इनके साथ क्या थे? एक और वैज्ञानिक थे, इन्हीं के साथी थे, सहयोगी थे, जिनका नाम है विनर। क्या नाम है? विनर। ये दोनों अपने काम कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। और रिसर्च किस पर कर रहे थे? ध्यान से सुनना, एक बंदर पर रिसर्च कर रहे थे। किस पर रिसर्च कर रहे थे? बंदर। अब बंदर होता है, उसका रक्त और हमारा रक्त लगभग एक जैसा है, अर्थात कुछ ना कुछ तो समानता है। तो उन्होंने क्या देखा कि एक बंदर था जिसका नाम था मक्काका रीसस। कौन सा बंदर था? मक्काका रीसस नाम का एक बंदर था। और इस बंदर के ऊपर वो क्या कर रहे थे? रिसर्च कर रहे थे। उसके रक्त के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। इसका रक्त है, और रक्त है तो उस रक्त में क्या है भाई? आरबीसी है। इस आरबीसी के ऊपर रिसर्च के दौरान उन्होंने देखा कि इस बंदर की जो आरबीसी है ना, ये आरबीसी, इस पर ए व बी एंटीजन, ये दोनों एंटीजन के साथ साथ एक एंटीजन और था, अतिरिक्त एंटीजन और था। अतिरिक्त एंटीजन और था। इसका मतलब ए और बी तो था ही था, उसके अलावा और कुछ भी था जो ना तो ए था ना ही बी था। अब इस एंटीजन को
उन्होंने क्या नाम दिया? इस एंटीजन को उन्होंने नाम दिया RH एंटीजन। अब आप बोलोगे कि सर पहले A दिया था, B दिया था, C दे देते ना। कौन सा दे देते? C। इन्होंने C क्यों नहीं दिया? इन्होंने RH क्यों दिया? तो RH इस कारण दिया क्योंकि कौन से बंदर पर काम कर रहे थे? रीसस। और रीसस बंदर के आधार पर, कौन से बंदर के आधार पर? रीसस बंदर के आधार पर उन्होंने क्या नाम दे दिया? RH नाम दे दिया। अब इसके बाद में आगे की रिसर्च में इसको या तो RH बोला जाता है या फिर इसको आगे जाकर क्या कहा जाने लगा? एंटीजन डी। कौन सा एंटीजन डी कहा जाने लगा? एंटीजन डी। तो आपको ध्यान रखना है कि डी एंटीजन कौन सा होता है? डी एंटीजन वास्तव में RH वाला एंटीजन ही होता है। और जिसकी खोज कब हुई थी? 1940 में लैंडस्टीनर और विर्नर ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। और अब इसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, अब देखो एंटीजन डी या आपका RH एंटीजन है, यह किसी व्यक्ति में या तो उपस्थित हो सकता है और या फिर क्या हो सकता है? अनुपस्थित हो सकता है। भाई कोई व्यक्ति है जिसमें या तो RH या एंटीजन डी उपस्थित हो और या नहीं हो, यही तो दो कंडीशन हो सकती हैं। अब जिसके पास है उसको क्या बोला जाता है? RH पॉजिटिव। क्या बोला जाता है भाई? RH पॉजिटिव। जिसके पास नहीं है, RBC के ऊपर आपका RH एंटीजन नहीं है, उसको क्या बोला जाता है भाई? RH नेगेटिव। क्या बोला जाता है? RH नेगेटिव। शॉर्ट में हम क्या करते हैं? इस RH को तो कर देते हैं समाप्त। सामान्य भाषा में इस RH को तो कर देते हैं समाप्त और हम केवल पॉजिटिव और नेगेटिव ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव। कहने का मतलब यह हो गया कि अगर मान लो A रक्त समूह वाला व्यक्ति है और उसके पास RH एंटीजन उपस्थित है तो उसको बोल देंगे हम RH पॉजिटिव, अर्थात A पॉजिटिव, A के साथ पॉजिटिव। और पॉजिटिव किस चीज को दर्शा रहा है? हमारे RH को। किसको दर्शा रहा है? RH। अब कोई व्यक्ति ऐसा भी तो हो सकता है जिसका रक्त समूह है तो A लेकिन उसके पास RH वाला अनुपस्थित है। इसका मतलब उसको क्या बोलेंगे? हमें A नेगेटिव। उसको क्या बोलेंगे? A नेगेटिव। इसी प्रकार से आपका हो जाएगा B पॉजिटिव और B नेगेटिव, AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव, और O पॉजिटिव और O नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो लगता है आपके रक्त समूह के अंदर, रक्त समूह में जो पॉजिटिव और नेगेटिव है वो किस चीज को दर्शाता है? वो दर्शाता है हमारे RH एंटीजन को। और RH एंटीजन को और किस नाम से जाना जाता है? याद रखना है आपको, एंटीजन डी। कौन सा एंटीजन कहा जाता है? एंटीजन डी। ठीक है कि नहीं है? अब देखो अगर सामान्य रूप से बात की जाए, सामान्य रूप से, तो ध्यान रखना इस विश्व में जो लोग हैं उसमें से लगभग 80% लोग, कितने लोग? 80%। लगभग जो 80% लोग होते हैं उनके पास RH एंटीजन उपस्थित होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन से रक्त समूह का है, A है, B है, AB है, O है, सब में लगभग 80% लोग हैं उनके पास RH एंटीजन पाया जाता है, अर्थात वो RH पॉजिटिव होते हैं। और शेष होते हैं ये 80% तो क्या होते हैं? RH पॉजिटिव। और शेष कितने बच गए भाई? शेष बच गए हमारे 20%। ये होते हैं RH
नेगेटिव। ये क्या होते हैं? RH नेगेटिव। तो इस प्रकार से हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव रक्त समूह का निर्धारण होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? एक थोड़ी सी 2 लाइनें और बतानी है मेरे को, और वो क्या बताना है, देखो अभी हमने पढ़ा था एक लैंड-स्टीनर नियम। कौन सा नियम पढ़ा था? लैंड-स्टीनर नियम। उसमें बोला था कि अगर एंटीजन उपस्थित है तो उसका विरोधी एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा, लेकिन अगर एंटीजन उपस्थित नहीं है तो उसका विरोधी एंटीबॉडी पाया जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि RH रक्त समूह तंत्र में, RH रक्त समूह तंत्र में यह लागू नहीं होता है, लागू नहीं होता है। यह आपको ध्यान रखना ही रखना है। क्यों रखना है? अब आप सपोज करो, अगर एक व्यक्ति है जिसके पास RH एंटीजन है, RH एंटीजन, ये क्या है? उपस्थित। क्या है? उपस्थित। तो क्या उसके प्लाज्मा में आपकी एंटीबॉडी पाई जाएगी? नहीं। उसके पास एंटी RH एंटीबॉडी नहीं होगी। आप बोलोगे ये इसमें क्या अलग बता दिया? ये तो नियम बोल ही रहा है भाई, अगर एंटीजन उपस्थित है तो एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। यह बात तो आपकी सही है। दूसरी कंडीशन देखो, अगर आपका RH एंटीजन अनुपस्थित है, अनुपस्थित का मतलब क्या हो गया? RH नेगेटिव। कोई व्यक्ति है जिसका रक्त समूह है नेगेटिव, कोई सा ही नेगेटिव हो, नेगेटिव है, तो क्या उसके प्लाज्मा में आपका एंटी RH एंटीबॉडी पाई जाएगी क्या? नियम के अनुसार तो उसको पाया जाना चाहिए था कि नहीं पाया जाना चाहिए था? पाया जाना चाहिए था, लेकिन उस स्थिति में भी यह नहीं होती है। इसका मतलब यह हो गया है कि प्राकृतिक रूप से एंटी RH एंटीबॉडी किसी भी व्यक्ति में उपस्थित नहीं होती है, नहीं होती है। प्राकृतिक रूप से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास में क्या होती है? आपकी RH एंटीबॉडी पाई जाती है। फिर यह कब बन सकता है? ध्यान रखना, अगर रक्त समूह देते समय या लेते समय गलती हो जाए। कहने का मतलब है RH पॉजिटिव किसको दे दिया? RH नेगेटिव को। अगर जिसका रक्त समूह था पॉजिटिव और वो किसको दे दिया? नेगेटिव को दे दिया, तो क्या होगा? नेगेटिव के शरीर में ये RH एंटीजन चला जाएगा, और जैसे ही RH एंटीजन चला गया, उस व्यक्ति के शरीर में कौन सी एंटीबॉडी बन जाएगी? RH एंटीबॉडी बने जाती है। यह आपको ध्यान रखना है। तो फिर क्या ध्यान रखना है भाई? हमें यह बात ध्यान रखनी है, RH नेगेटिव व्यक्ति को RH पॉजिटिव रक्त चढ़ाने पर, मतलब रक्त दे दिया, RH एंटीबॉडी बन सकती है। और किसमें बनेगी? RH नेगेटिव व्यक्ति के प्लाज्मा में, RH नेगेटिव व्यक्ति के प्लाज्मा में। तो इस कारण ध्यान रखना है कि नेगेटिव वाले व्यक्ति को कभी भी
पॉजिटिव रक्त समूह का ब्लड नहीं चढ़ाना है, चाहे वो एक का ही क्यों ना हो। अगर दोनों व्यक्ति जिनका रक्त समूह ए है, एक का है ए पॉजिटिव, दूसरे का है ए नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाला कभी भी नेगेटिव वाले को रक्त नहीं देना है भाई। और अगर गलती से दे दिया तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। अगर आपने पॉजिटिव वाले को नेगेटिव का दे दिया, उल्टा कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि RH नेगेटिव के पास कोई एंटीजन है ही नहीं। है क्या उसके पास? RH एंटीजन है ही नहीं, तो ये इसके शरीर में चला भी जाएगा तो कोई एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। और इसी कारण अगर कोई महिला जो आपकी नेगेटिव रक्त समूह की है, RH नेगेटिव है, और उसकी शादी RH पॉजिटिव व्यक्ति के साथ होती है, तो पहले बच्चे के टाइम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन दूसरे बच्चे के समय उनमें क्या हो सकती है? प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों भाई? क्योंकि अगर बाई चांस दूसरा बच्चा RH पॉजिटिव हो जाता है तो उस स्थिति में क्या होगा कि उस बच्चे की RBC नष्ट होने लग जाती है, और उस कंडीशन को बोला जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलाइसिस। क्या बोला जाता है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलाइसिस। नाम लिख देता हूं मैं, यहां लिख देता हूं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलाइसिस, या इसे एक नाम से और बोलते हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता। क्या कहते हैं? गर्भ रक्ताणु कोरकता। इसका मतलब क्या होगा कि अगर ऐसी कंडीशन है कि RH नेगेटिव महिला है और RH पॉजिटिव व्यक्ति के साथ उसकी शादी हो गई, तो पहले बच्चे के समय प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन पहले बच्चे के समय में अगर वो बच्चा RH पॉजिटिव था तो उस स्थिति में क्या हो सकता है कि उस महिला में RH एंटीबॉडी बन जाएगी, और जो दूसरी डिलीवरी के समय में क्या कर सकती है? प्रॉब्लम कर सकती है। दूसरा जो बच्चा होगा, या तो हो सकता है कि उसकी RBC बहुत ही क्या हो? कम, अर्थात वो बहुत ही क्या हो? कमजोर। क्यों भाई? क्योंकि वो RH एंटीबॉडी है उस बच्चे की RBC को क्या कर देगी? नष्ट कर देगी। गर्भ में ही वो नष्ट होने लगे जाती हैं। इसी कारण इसे बोला जाता है गर्भ, मतलब गर्भ में, रक्ताणु मतलब RBC, और कोरकता मतलब होता है टूटना, अर्थात गर्भ में ही बच्चे की RBC टूट सकती हैं और उस बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है, या फिर होगा भी, अगर जिंदा भी होगा तो बहुत ही कमजोर होगा और आगे उसको रक्त की समस्या हमेशा बनी रहेगी। इस कारण अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है कि RH नेगेटिव महिला की शादी RH पॉजिटिव के साथ होती है, तो हमेशा पहले डिलीवरी के समय में उसको ध्यान रखना पड़ता है। एक इंजेक्शन लगता है जो आपका क्या करता है? आपके एंटी RH को क्या कर सकता है? RH एंटीबॉडी को नष्ट कर देता है। तो पहली डिलीवरी के 72 घंटे के समय में उस इंजेक्शन को जरूर लगवाना चाहिए, यह आपको ध्यान रखना है। तो यह हमारा सब कुछ हो गया है हमारे ब्लड ग्रुप के बारे में। हमने ये देख लिया कि एबीओ ब्लड ग्रुप कौन से होते हैं, हमने उसके पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे निर्धारित होते हैं, ये सब कुछ भी देखा है। हमने ये भी देखा है कौन से व्यक्ति रक्त समूह है वो रक्त ले सकता है, कौन सा रक्त दे सकता है, और साथ साथ में एक कंडीशन भी पड़ी है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलाइसिस, और इसका उपचार क्या है कि 72 घंटे के अंदर, प्रथम डिलीवरी के, प्रथम प्रसव के 72 घंटे के अंदर आपको एक ऐसा इंजेक्शन लगाया जाता है जो आपके क्या होते हैं कि एंटी RH एंटीबॉडी को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है, और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।